Hello everyone. Welcome to the second session of this chapter accounting equation. Just to recapitulate, accounting equation is that sum of all the assets is equal to your sum of all the liabilities and capital. Now we'll be proceeding further with the transactions and we'll see that how the accounting equation is affected. So to begin with, this transaction, Gopal started the business with cash of 90,000, furniture 30,000, goods of rupees 60,000 and creditors of rupees 20,000. That means, see, this is a transaction that Gopal must have purchased somebody's business. किसी का बिजनेस परचेज किया है तभी तो उसके साथ लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स भी आ गए हैं. तो जब गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस और ये बिजनेस परचेज किया जिसके अंदर कैश 90,000 का था, ऑब्वियसली एसेट साइड पर आ जाएगा. स्टॉक 60,000 का एसेट साइड पर आ जाएगा. फर्नीचर 30,000 का एसेट साइड पर आ जाएगा. अगर आप इन सारे एसेट्स का टोटल करें तो हमारे पास आ गया 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000. 1,80,000 में से अगर क्रेडिटर्स 20,000 के हम सब्ट्रैक्ट कर दे, बिकॉज क्रेडिटर्स आर अवर लाइबिलिटी इज गोइंग टू कम ऑन दी राइट हैंड साइड इन द लाइबिलिटीज कॉलम. अब दोनों साइड मैच करनी चाहिए. वी नो दैट सम ऑफ ऑल दी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS. LHS का एसेट साइड का टोटल 1,80,000 आ गया. क्रेडिटर्स 1,20,000 के हैं. दोनों साइड को मैच करने के लिए बैलेंसिंग फिगर फिर कैपिटल ही आएगी और कैपिटल इज 1,80,000 minus 20,000 which is equal to 1,60,000. Now the next transaction. Open a bank account with a deposit of rupees 4,500. तो बेटा जब हमने बैंक अकाउंट खोला होगा तो डेफिनेटली अपने बिजनेस से कैश 4,500 बैंक में डिपॉजिट कराया होगा. अब मेरे पास दो अकाउंट जिनमें चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, एक कैश होगा और एक बैंक होगा और दोनों ही बिजनेस में एसेट्स हैं. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि कैश 4,500 का एसेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक और एसेट बैंक 4,500 का इंक्रीज हो जाएगा. सो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड as there would be a decrease in one of the asset and an increase in the other asset by the same amount. 4,500 का कैश सब्ट्रैक्ट होगा और 4,500 का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा. I hope this transaction is clear to all of you. Next is Gopal purchased furniture for cash rupees 5,000. अब एक एसेट हमने परचेज किया है और इट इज बीइंग परचेस्ड फॉर कैश. बेटा अगर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है फॉर कैश, ठीक है, तब हम ये मानेंगे कि ये कैश का है. अगर इस ट्रांजैक्शन में वेंडर का नाम दिया होता जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया है और फॉर कैश वर्ड मिसिंग होता तो हम ये मानते कि जो परचेज है फर्नीचर की वो क्रेडिट बेसिस पे है. फिलहाल इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर फॉर कैश दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि कैश देके हमने फर्नीचर परचेज किया है. तो अगेन हमारा एसेट में से कैश 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा और फर्नीचर 5,000 का एज एन एसेट बिजनेस में आ जाएगा. तो इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट एसेट साइड पे ही हो रहा है. एक एसेट डिक्रीज होगा और दूसरा एसेट इंक्रीज होगा बाय द सेम अमाउंट. सो आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड. गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 20,000. अगेन अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, फॉर कैश लिखा है यानी कि कैश बेसिस पे किए हैं. जब गुड्स परचेज करेंगे तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैश 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा. सो एसेट में कैश 20,000 से डिक्रीज और एक और एसेट स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट. तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन will be matched क्योंकि इसका इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट सिर्फ ऐसे साइड पे हुआ है
एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट बाय द सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. नाउ गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 16,000. अब बेटा देखिए इसमें एक्सक्लूसिवली मेंशन कर दिया कि गुड्स क्रेडिट पे परचेज हुए हैं. अब अगर गुड्स क्रेडिट पे परचेज हो रहे हैं तो, और अगर यहाँ पे नाम किसी क्रेडिटर का नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट पे परचेज होके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्रेडिटर्स आ जाते हैं. क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु टू whom the business owes the amount. Creditors are the persons to whom the business owes the amount. business ने creditors को पैसा देना है, तो देना है तो इसका मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई. तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आएगा, आपका जो एसेट है उसमें गुड्स, क्योंकि आपने परचेज किए हैं तो गुड्स 16,000 से इंक्रीज हो जाएंगे. आपने कैश नहीं दिया, क्रेडिट पे परचेज किए हैं, फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई. आपने क्रेडिटर्स को जिनसे ये गुड्स खरीदे थे उनको 16,000 की पेमेंट करनी है. सो द इफेक्ट विल बी assets में stock will increase by 16,000 and in liabilities creditors will also increase by 16,000. So on both sides, left hand side and right hand side, 16,000 will be added, so the accounting equation will be matched. Next is paid to creditors rupees 15,000 in full settlement of his claim of rupees 16,000. अब creditors को मुझे 16,000 पे करने थे बिकॉज मैंने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे 16,000 के क्रेडिटर्स से. अब क्रेडिटर्स ने क्या कहा, मे बी आई एम गिविंग अर्ली पेमेंट और टाइमली पेमेंट. क्रेडिटर्स ने कहा ठीक है आप टाइमली पेमेंट दे रहे हो, फाइन, पे 15,000 एंड द अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर विल बी सेटल्ड. यानी कि आप सिर्फ कैश में 15,000 दे दो, आपकी लाइबिलिटी 16,000 की सेटल हो जाएगी. सो इफ दिस इज द केस, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स ने बिजनेस को 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है. दैट मीन्स 1,000 रुपीज इज द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द business. So what is going to be the net effect? और डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा बिजनेस के लिए इनकम माना जाता है. जस्ट रिकॉल दी इनकम, जब हमने इनकम्स की लिस्ट बनाई थी. सो डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फाइन. सो ऑल दीज आर दी इनकम. सो इनकम is going to be added into the capital. So इसका इफेक्ट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का, paid to creditors rupees 15,000. सो मेरा कैश में से 15,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. लाइबिलिटी 16,000 की सेटल हो रही है, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 16,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो क्रेडिटर्स विल बी नील एंड कैपिटल में डिस्काउंट रिसीव्ड of rupees 1,000 will be added as it is a income. So net effect will be, see आपको देखिए एसेट में, एसेट साइड पे 15,000 रिड्यूस हो रहा है और लाइबिलिटी साइड में देखिए -16,000 प्लस 1,000, तो नेट इफेक्ट क्या आ गया, इसमें भी -15,000 रिड्यूस हो रहा है. सो बोथ LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट, गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश for rupees 10,000. Gopal purchased goods from Bhavesh for rupees 10,000. Again a similar transaction. अब मुझे यहाँ पर नाम दे दिया, किसी क्रेडिटर से हमने परचेज किए हैं तो उस क्रेडिटर का हमें इस ट्रांजैक्शन में नाम दे दिया. तो यहाँ तो क्रेडिट परचेज आपको ऑन क्रेडिट लिखा होगा या किसी का नाम दिया होगा. और आप देखिए यहाँ पर एक और चीज आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर कैश नहीं लिखा हुआ. अगर यहाँ लिख देते ना गुड्स, गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश फॉर कैश रुपीज 10,000, तो ये कैश ट्रांजैक्शन बन जाती. अब बेटा सिर्फ यहाँ पर फ्रॉम भावेश लिखा है, फॉर कैश टर्म ओमिटेड है. इसका मतलब अगेन दिस इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम भावेश. तो आपके गुड्स परचेज हुए हैं, एसेट में स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आई वुड सजेस्ट कि आप क्रेडिटर्स का नाम
नीचे लिख लीजिए, क्योंकि हम जब एसेट अकाउंट खोलते जाते हैं तो जितने भी एसेट्स ओपन अप होते हैं, है ना, तो हम इस कॉलम को एक्सपैंड करते जाते हैं. सेम वे क्रेडिटर, कौन सा क्रेडिटर है लाइबिलिटी में, just write the name of the creditor, and then liability is increased by 10,000. So you can see that LHS is equal to RHS and the equation is balanced. Now the next transaction, sold goods costing rupees 5,000. अब बेटा इस ट्रांजैक्शन में ना तो फॉर कैश लिखा है, जिसको सेल किया उसका नाम भी नहीं लिखा, तो अगेन वी आर गोइंग टू अज्यूम कि दिस इज अ कैश सेल. किसी का नाम तो दिया नहीं हुआ, फॉर कैश भी नहीं लिखा, तो जब नाम नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैश सेल हुई है. तो दो अकाउंट जो कि इसमें अफेक्ट हुए, एक तो आपके गुड्स जो कि आपने सेल कर दिए, तो गुड्स आपके बिजनेस में डिक्रीज हो जाएंगे, और आपको गुड्स के बदले में कैश आ गया, बिकॉज वी आर गोइंग टू अज्यूम इट्स अ कैश सेल ट्रांजेक्शन. तो आपके एसेट कैश इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट 5,000. सो द इफेक्ट इज एसेट में स्टॉक 5,000 लेस हो जाएगा, और एक और एसेट कैश में 5,000 इंक्रीज हो जाएगा. सो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है दैट सोल गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹7,500 फॉर कैश. अब फॉर कैश तो इसने लिख ही दिया है ना, इस ट्रांजेक्शन में फॉर कैश आ गया, तो यानी कि ये जो मेरी सेल हुई है, एक तो ये कैश बेसिस पर है. अब यहाँ पर सोल गुड्स यानी कि गुड्स कम हो गए और कैश बिजनेस में इंक्रीज हो गया. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the amount which we have received by selling the goods and the cost of the goods. Goods जो हमने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट थी 5,000 की, तो एसेट में से स्टॉक 5,000 रिड्यूस हो गया. हमने उनको सेल किया है ऑन कैश बेसिस फॉर ₹7,500, तो एसेट में कैश 7,500 से इंक्रीज हो गया. नाउ दिस ट्रांजेक्शन is actually resulting into profit. 7,500 minus your 5,000, it is 2,500 profit, and profit we know is added into the capital. So capital के अंदर 2,500 increase हो जाएगा, and you can see that the accounting equation is balanced. Goods costing ₹12,000 sold to Divyam for ₹15,000. अब आप देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या है, पिछले ट्रांजेक्शन में the sale was on cash basis, ये भी सिमिलर ट्रांजेक्शन है, बट डिफरेंस यही है कि नाउ द सेल इज ऑन क्रेडिट बेसिस, बिकॉज द नेम ऑफ द डेटर जिसको हमने गुड्स सेल किए हैं दिव्यम को, उसका नाम हमें यहाँ पे दे रखा है. सो अगेन फॉलोइंग द सेम लाइन, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड, यानी कि आपके एसेट में से स्टॉक 12,000 से रिड्यूस हो जाएगा, सोल्ड टू दिव्यम, तो आपके एसेट में जो डेटर है दिव्यम 15,000 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज सोल्ड फॉर ₹15,000 टू दिव्यम. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ ट्रांजेक्शन का, 12,000 के गुड्स बेटा हमने 15,000 में सेल किए हैं, यानी कि इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू प्रॉफिट ऑफ 3,000. सो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा 3,000 का, and you can see that the accounting equation is balanced. Next is, अब दिव्यम was the debtor, he owes the amount to the business, क्योंकि उसने गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस से, तो he has to return the money back to the business. Now what business has received 14,500 from Divyam in full settlement of his claim of ₹15,000. दिव्यम ने 15,000 देने थे, और बिजनेस ने कहा ठीक है आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, पे अस 14,500 इन फुल सेटलमेंट. दैट मीन्स आपको इसके अलावा और कुछ देने की जरूरत नहीं है, एंड योर अकाउंट विल बी क्लियर्ड. तो इस ट्रांजेक्शन में बेटा सबसे पहले दिव्यम से हमने 14,500 रिसीव किए हैं, तो हमारा कैश एसेट में 14,500 से इंक्रीज हो जाएगा. डेटर दिव्यम था, his account is fully settled, that means now he doesn't have to give us anything. 15,000 से डेटर दिव्यम डिक्रीज हो जाएगा, लेस 15,000. अब इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ बेटा,
कि इसका मतलब हुआ कि business has given discount of rupees 500 to the debtor Divyam. That means this is discount allowed by the business. Now discount allowed is an expense for the business. Again, recall the list of the expenses: discount allowed, your rent paid, wages paid, electricity bill paid, है ना? So all these are expenses for the business, and expenses are going to be subtracted from the capital. तो 500 आपके capital में से subtract हो जाएंगे as discount allowed, and you can see that the accounting equation is matched. I hope all the transactions which we have discussed today is clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you very much.